जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं कि हम एग्ज़ाम में, खास तौर पे अगर हम बीएड की बात करें तो बीएड एग्ज़ाम में हम कैसे आंसर राइटिंग लिखें कि हमारे जो मार्क्स हैं, जो परसेंटेज है वो 80 to 85% के ऊपर तक आ पाए। कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज, टैक्टिक्स, क्या चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब सबके टाइम टेबल जो है आ चुके हैं, जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं चाहे थर्ड सेमेस्टर वाले हैं। तो लास्ट मिनट पे किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, आंसर राइटिंग लिखने समय कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, इस पूरे वीडियो में हम इसी चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझेंगे। बट उसके पहले अगर आप पहली बार राजर्षि क्लासेस पर विजिट कर रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करके ऑल के लिए क्लिक कर दीजिए, ताकि ऐसी और यूजफुल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर मैंने आपको जो है एक एग्जाम्पल लेकर के बताया है कि किस तरीके से हम आंसर राइटिंग को लिखेंगे। अगर इस जो आपका क्वेश्चन है इसके ऊपर मैंने कंप्लीट एक लॉन्ग वीडियो भी बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको आई बटन में ऊपर मिल जाएगा। वहां से आप जो है इस वीडियो का लॉन्ग आंसर में कैसे राइट करना है वो भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको उसी चीज़ को एक्सप्लेन करूंगी कि आपको कैसे एग्जाम में जो है उस चीज़ को माइंड मेकअप करके जाना है। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले आंसर राइटिंग हमको लिखनी कैसे है ये चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि हम सब क्या सोचते हैं कि हमने कभी इस चीज़ के ऊपर ना जो है टाइम हम देते ही नहीं। सबसे बड़ी जो हमारी फॉल्ट होती है, हमें लगता है कि हम कुछ चीज़ों को पढ़कर जा रहे हैं और उस चीज़ को जाकर बस हमको एग्ज़ाम में लिख देना होता है। बट एग्ज़ाम इज़ मोर देन दैट। वो आपकी क्रिएटिविटी, खास तौर पर अगर आप किसी प्रोफेशनल, जैसे आप बीएड कर रहे हैं, जो आपका क्या है एक टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो वहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी बहुत मायने रखती है, जो आपके मार्क्स को उठा सकती है। सबसे पहला इस चीज़ को अपना ध्यान रखें। दूसरी चीज़ ये है कि जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके अकॉर्डिंग आपकी आंसर की फ्रेमिंग। यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल एज पेपर में पूछे गए आज तक के इंग्लिश के शॉर्ट क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर क्वेश्चन चेंज होता है तो आप वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करके अपने आंसर को कैसे रिबिल्ड कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम एग्जाम्पल डायरेक्ट जो है इसी के टॉपिक के साथ आते आते हम सारे पॉइंट्स को जो है डिस्कस करते रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहला मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है लॉन्ग में, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। हाउ आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रिस्क्राइब्ड इन स्कूल करिकुलम डिस्कस। तो क्वेश्चन क्या है आपका कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमसे पूछा है। तो क्वेश्चन में हमसे इंपॉर्टेंट क्या पूछा है, कितने एस्पेक्ट्स हैं किसमें, इंग्लिश लैंग्वेज में, जो आपके कोर्स में या सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड हैं, उनके ऊपर आप चर्चा करिए, विवेचना करिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया कि एक्सपेक्ट हमसे पूछा है। ठीक, तो अब देखिए आंसर राइटिंग के ऊपर, बीएड में आंसर राइटिंग कॉपी जो है कैसे लिखें, मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है। आपने नहीं देखी तो आप उसको जाके देखिए, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, किन किन चीज़ों को आपको ध्यान देना है, कैसे लिखना है, उसमें और भी मैंने पूरी वीडियो ही उसके ऊपर फोकस्ड है। शॉर्ट है तो बट आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो वहाँ मैंने बताया है कि व्हेनेवर वी आर गोइंग टू राइट एनी आंसर, 3 इंपॉर्टेंट थिंग जो हमको हमेशा अपने ब्रेन में रखनी है, हमेशा अपने माइंड में रखनी है। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन पार्ट, सेकेंड मेन बॉडी, एंड द लास्ट एंड द जो है आपका कंक्लूजन। ठीक, ये 3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इंट्रोडक्टरी पार्ट आपके आंसर राइटिंग में हमेशा होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि हम ये इंट्रोडक्शन में लिखें क्या चीज़। कई बार होता है कि हमें आ रहा है एक्सपेक्ट, हम तुरंत एक्सपेक्ट लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक, बट दिस इज़ द रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग। बहुत सारा कंटेंट देने के बाद भी नंबर नहीं उठता है, इसके पीछे यही रीज़न है कि जब हम इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखते हैं ना, तो हमसे इस लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ ऐसा हमको लिखना है, जैसे कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स इंग्लिश लैंग्वेज का आपसे पूछा है ना, तो आप यहाँ पे करिकुलम को भी बता सकते हैं, और इसके साथ ही करिकुलम इंग्लिश लैंग्वेज का हमारे यहाँ मीन्स इंडिया में कैसा है, इसको भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आप इंट्रोडक्टरी पार्ट में ऐसी कुछ चीज़ों को डालेंगे जो क्वेश्चन के अदर पार्ट्स के साथ रिलेट करती हैं। ठीक, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है हेडिंग, और हाँ एक और चीज़, इंट्रोडक्शन आप वहाँ पे जाकर ऐसे नहीं लिखेंगे अपने आंसर राइटिंग में। ये नहीं कि वहाँ पे जाके ऐसे इंट्रोडक्शन में लिख दें कि इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी और कंक्लूजन, इसको राइट नहीं करते हैं हम। उसको कैसे समझाते हैं, बाई चेंजिंग द पैराग्राफ्स। ठीक है, आंसर राइटिंग में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है चेंजिंग द पैरा। बहुत ज़्यादा एक लाइन में पूरे के पूरे भर दिया आपने कॉपी, वो उतनी इफेक्टिव नहीं होती ना, कोई उसको पढ़ने जाता है। बट अगर आप पैरा को चेंज कर करके लिखते हैं, थोड़ा अंडरलाइन करते हैं, तो उससे कॉपी इफेक्टिव होती है, राइटिंग भी आपकी जो है अच्छी दिखती है और आपके मार्क्स भी अच्छे आते हैं। तो देखिए,
आपको इंट्रोडक्शन के नाम पे एक्सपेक्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लिखना है। जैसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा आपको हेडिंग इंट्रोडक्शन की वही देनी है। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने लॉन्ग में आपको कराया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है एक जो एजुकेशनिस्ट हैं उनके जो है कोटेशन से, जो कौन है, पी गुर्रे। तो इनका पूरा कोटेशन मैंने लॉन्ग में कराया है, यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखकर आपको बताया है। तो इन्होंने क्या कहा कि और जो आप कोटेशन लिखें वो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए। अब इंग्लिश लैंग्वेज की यहाँ बात की जा रही है ना, तो हमने क्या लिखा, इट इज़ नेसेसरी, क्या कहा इन्होंने, इट इज़ नेसेसरी दैट इंडियन पीपल शुड नॉट ओनली अंडरस्टैंड इंग्लिश। इसको मैंने आपको समझाया भी है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इंडियन पीपल शुड नॉट ओनली अंडरस्टैंड इंग्लिश बट ऑल्सो स्पीक एंड राइट इट, ठीक है, ताकि उसको समझ सकें और उसको लिख भी सकें। एंड फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एक्टिव एज वेल एज पैसिव कमांड्स आर नीडेड, ठीक है। ये पूरी इनकी जो है क्या है, आपकी कोटेशन है जिसको आपको राइट करना होगा। इसके बाद इंट्रोडक्शन, ऐसा नहीं कि आप आधे पेज बहुत है, 5 to 6 लाइन बहुत है, ठीक है। मेन जो आपकी बॉडी है आपको अधिक उसको रखना है और लास्ट का 1 या आधा पेज आपको कंक्लूजन के लिए रखना है। अब आते हैं हम अपनी मेन बॉडी पे, जो हमारा है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पे आप इसको देंगे, इसके बाद 2 से 4 लाइन आप अपने से जोड़ भी सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में भाई करिकुलम में कैसे आया। आज भी हम इंग्लिश को हाउ वी टॉट या वी रीड इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, एज अ फॉरेन लैंग्वेज। एंड आप इसमें ट्राई जो आपका 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है उसको भी आप डाल सकते हैं कि इन इंडिया वी लर्न इंग्लिश थ्रू द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। ये भी आप वहाँ पे राइट करके उस चीज़ों का जिक्र कर सकते हैं अपने आंसर में। और जब आप ऐसी चीज़ों को जो इंपॉर्टेंट है लिख रहे हैं तो आप उसको अंडरलाइन कर दें। जब भी आप किसी कोटेशन को लिख रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले उसको अंडर ब्रैकेट करिए और विद इन डबल इन्वर्टेड कॉमा अपने कोटेशन को कंप्लीट करिए, ठीक। उसके बाद 1 लाइन बाद आप लिखेंगे। अब यहाँ से हमारी मेन बॉडी की शुरुआत होती है, जो हमारे आंसर राइटिंग का पार्ट है, जो हमसे पूछा है कि व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स। देखिए, जब आप हायर एजुकेशन में जाते हैं तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि एक रिजिड आंसर होता है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस ओपन एंडेड होते हैं। कुछ पोर्शन उसका होता है कि वही फिक्स्ड है, बट आपके आंसर आपके थिंकिंग के अकॉर्डिंग होते हैं। बहुत सारे बुक्स में एक्सपेक्ट्स आपको अभी मैं जब अगला वाला बताऊंगी वो दिया है, बट मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स जो ऑथेंटिक जो मुझे मिला कई सारी जगह, वो यही मुझे 4 एक्सपेक्ट्स मिले हैं। अदरवाइज कई जगह 4 फोल्ड कमांड्स जो हैं इंग्लिश के, उनको भी इन लोगों ने बेसिक एक्सपेक्ट्स में डाला हुआ है। तो हम उसको भी एक्सक्लूड नहीं करेंगे, उसको भी अपने आंसर राइटिंग में लिखेंगे, जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। 4 बेसिक एक्सपेक्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज दैट हैड बीन स्टडी। अब वो 4 एक्सपेक्ट्स क्या क्या हैं वो आपको अब तक याद हो जाने चाहिए थे, मैंने लॉन्ग में कराया भी है। नहीं देखें तो वीडियो को देखिए, और अगर अभी तक याद नहीं किए तो उसको याद करिए, ठीक है। फर्स्ट है आपका फोनोलॉजी, ठीक है, कुछ लोग इसको फोनोलॉजी भी प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। फोनोलॉजी जो आपका पहला है। सेकंड इज सिंटेक्स, सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स। ये 4 आपके बेसिक एक्सपेक्ट्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद की आंसर राइटिंग हम कैसे राइट करने वाले हैं, तो उसके लिए जो है कि पहले इतना आपका हो गया, मैं ऊपर का कुछ पार्ट इरेज करने वाली हूँ, ठीक है। तो हम जो है अब देखिए, जब आपने ये आपका जो अब मेन बनने वाला है, आप इसको 1 2 3 4 के पॉइंट में भी ऐसे करके लिख सकते हैं। अदरवाइज आप इसको डायग्राम के थ्रू भी बता सकते हैं और दिखा सकते हैं कि कैसे हम जो है इस चीज़ को करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन रहने देते हैं। देखिए, अब ये आपका हो गया फोनोलॉजी। अब जब आप फोनोलॉजी का यूज़ सबसे पहले अगर आप करते हैं ठीक है, पहला, अब आप इसको पहला करके सेंटर में आप इसको रख दिए। अब आपको पता है फोनोलॉजी का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया भी है कि ये जहाँ कहीं भी LOGY जुड़ जाता है, फोन का मतलब होता है साउंड और लॉगी का मतलब होता है स्टडी। तो फोनोलॉजी का बेसिक जो अगर हम करें, जो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट होता है साउंड का, वो फोनोलॉजी होता है जिसकी हम स्टडी करते हैं। और जब इसका एक बेसिक पार्ट हम निकाल लेते हैं तो उसको कहते हैं फोनीम। मतलब फोनोलॉजी के अंदर आपको डिस्क्राइब करना है फोनीम को, जो कि क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है। फोनीम के साथ साथ आपको मॉर्फीम को भी यहाँ पे बताना होगा कि फोनीम और मॉर्फीम 2 जो है बेसिक यूनिट्स होते हैं। डिफरेंस क्या होता है फोनीम में, तो सॉरी, फोनीम में आपका बेसिक डिफरेंस ये होता है कि ये जो है आपकी बेसिक यूनिट होती है साउंड की। जैसे कि हमने कह दिया च, फ, ब, म, ये फोनीम होता है, जो बेसिक यूनिट होता है ना साउंड का। अब फोनीम की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पूरे के पूरे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कितने होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश।
तो यहाँ पे इन अल्फ़ाबेट्स में से 26 में से आपके जो 5 वॉवेल्स होते हैं एंड 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इन 5 वॉवेल्स के थ्रू हम 20 तरीके के फोनीम जो है वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जबकि 21 कॉन्सोनेंट्स मिलकर के 24 तरीके के क्या करते हैं, आपके साउंड को रिप्रोड्यूस या प्रोड्यूस करते हैं। जब हम आर्टिकुलेट करते हैं ना, तो वॉवेल्स इसलिए जो हमें लगता है ना कहीं पे हम पढ़ रहे हैं, जैसे देखिए इसको आप क्या पढ़ते हैं और इसको क्या पढ़ते हैं, इसको हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इसको हम चेरी पढ़ते हैं। क्यों? यहाँ भी CH है और यहाँ भी CH है, तो इसको हम केमिस्ट्री और इसको चे क्यों पढ़ रहे हैं? तो ये इसका रीज़न है कि जो वॉवेल यहाँ बीच में पड़ा हुआ है ना, इसकी वजह से। और भी इसी कारण से ऐसा होता है कि वॉवेल्स में जब हम देखते हैं तो हमें बहुत सारे जो है डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ये आपका नहीं, आपको ये चीज़ अपने आंसर राइटिंग में ऐसे आप करके दिखा सकते हैं। मैंने जहाँ क्वेश्चन कराया हुआ है आपको, वहाँ पर मैंने बताया भी है कि किस तरीके से आप इसको बता सकते हैं कि 5 वॉवेल्स कैन प्रोड्यूस 20 टाइप्स ऑफ फोनीम, जबकि 21 कॉन्सोनेंट सिर्फ 24 को करते हैं, और टोटल हमारे पास 44 जो है आपके फोनीम्स होते हैं। तो ये फोनीम के बारे में कुछ बेसिक रहा। अब मॉर्फीम की बात करते हैं। मॉर्फीम काफ़ी बार मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है, और देखिए अब वही जो आपने शॉर्ट में याद किया है ना, अब उसको आप यहाँ पे बिल्कुल कॉपी पेस्ट करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज़। क्यों? क्योंकि अब यहाँ ऐसा नहीं कि मॉर्फीम आ गया तो ये दूसरा मॉर्फीम है, वही है। अब ये आपके जो है कॉमन सेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आंसर को किस तरीके से करते हैं। कि क्वेश्चन लॉन्ग में जो पूछा है, शॉर्ट में भी वो चीज़ होती है, बस सिमिलैरिटी हमें देखने की ज़रूरत होती है। अब मॉर्फीम में आपने पढ़ा है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड दैट कैरी मीनिंगफुल यूनिट, अपने साथ कुछ ना कुछ कैरी करता है, वो कौन है? आपका मॉर्फीम है, जो कुछ ना कुछ मीनिंगफुल, जिसका कोई ना कोई अपना मतलब हो। लव हो गया, हैप्पी हो गया, इन सब का अपना क्या है, एक स्वतंत्र मतलब है, और ये सब क्या है? आपके मॉर्फीम हैं। अब मॉर्फीम के टाइप्स और उसके क्लासिफिकेशन भी मैंने आपको बताया है, फ्री मॉर्फीम, बाउंड मॉर्फीम विथ डायग्राम। उसको भी आप यहाँ पे देखिए डायग्राम को यूज़ कर सकते हैं। मॉर्फीम में 2 फ्री हो गया और इधर हो गया बाउंड, तो इसको भी आप ड्रॉ कर सकते हैं और आपका आंसर इफेक्टिव होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको फोनोलॉजी सेक्शन के अंदर लिखना है। क्लियर? अब सेकेंड है सिंटेक्स। देखिए सिंटेक्स का सीधा साधा मतलब होता है एकदम साधारण सा, कि यहाँ पे ना आपको रूल्स को ध्यान देना होता है। जो ग्रामेटिकल सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स, जो स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, वो सिंटेक्स होता है। अब हम कौन से स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं भाई? जब सिंटेक्स की बात होती है तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको आप एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो समझा सकते हैं। जैसे कि सिंटेक्स भी शॉर्ट में है, वहाँ भी मैंने बताया है सेम टू सेम एज इट इज़, आपको वही चीज़ यहाँ लिखना है। तो मैंने आपको जो है एक सैम्पल पेपर भी बना करके मैंने जो है अपलोड किया है, आप उसको भी ज़रूर जाके देखिएगा। इंग्लिश के प्लेलिस्ट से आपको वो मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। 15 आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग में 4, उसके बाद एडिशनल भी मैंने बताए हैं। तो उन क्वेश्चन में सिंटेक्स भी इंक्लूड है, जिसको आपको पढ़ के जाना है। तो अगर आप उतना भी सिर्फ पढ़ के जाते हैं तो आपका पूरा पेपर बहुत अच्छे से होगा। तो सिंटेक्स के केस में हमको ये बात को ध्यान रखना है कि आपके शॉर्ट में भी है, तो अगर आप वहाँ याद करते हैं तो आपके लॉन्ग का भी एक क्वेश्चन यहाँ से प्रिपेयर होता है। जैसे कि हम कहते हैं गोज राम अ स्कूल, तो इसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। जबकि अगर हम कहें राम गोज टू स्कूल, तो वहाँ सब्जेक्ट अपनी जगह है, वर्ब क्या है, ठीक, और ऑब्जेक्ट क्या है, वो अपनी जगह। सारी चीज़ें जब सही से बैठी हुई हैं, जो ग्रामर का रूल है जो उसके अकॉर्डिंग, तो ये आपका सिंटेक्स को दिखाता है। ठीक है, सिंटेक्स भी हमने पढ़े हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक जनरेटिव एक डिस्क्रिप्टिव। नॉम चॉम्स्की द्वारा जनरेटिव दिया गया और डिस्क्रिप्टिव हमें इतना डीप में जाना, आप सिर्फ टाइप करके कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज योर सिमेंटिक्स। अब जब हम सिमेंटिक्स की बात करते हैं तो सिमेंटिक्स हमेशा याद रखिए कॉन्टेक्स्ट को बताता है। ठीक, आप देख रहे हैं कैसे आपको इसी तरीके से एग्ज़ाम में भी राइट करना है, और राइट करके जो है चीज़ों को लिखना है कि कैसे एक चीज़ दूसरे से कोरिलेट है और वो कौन सा वर्ड है जिससे आपको वो शब्द याद आएगा। बहुत बार ऐसे बहुत सारे लर्नर्स को कन्फ्यूजन होती है कि जब वो सिमेंटिक्स देखते हैं, पढ़े तो हैं, याद तो किए, बट भूल गए। बहुत बड़ी रीज़न है भूलने के पीछे वो ये होता है कि हम ना बिल्कुल अव्यवस्थित ढंग से ना पूरे के पूरे बंच याद किए होते हैं, ये पूरा लाइन बाय लाइन, और बंच में चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं, सोचते हैं हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। ये बहुत बड़ा रीज़न है कि जब आप जाते हैं ना तो ये पहला लाइन जैसे ही गायब होता है तो उसके बाद का तो याद है, बट स्टार्टिंग का याद ही नहीं है, जो मेन था।
तो ये आपको ये एरर है। याद करने का सही तरीका क्या होता है कि आप उसको सिस्टमैटिक तरीके से, टेक्निकल वर्ड्स को अगर आपने याद करा हुआ है तो आपको इजीली याद होगा, और सिर्फ उस वर्ड को पकड़ करके आप पूरे के पूरे सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सिमेंटिक्स मैंने आपको बता दिया, कॉन्टेक्स्ट, तो इसका मतलब है कॉन्टेक्स्ट लर्निंग की ये बात करता है कि किसी भी वर्ड को किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जा रहा है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक, अब अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, मैडम्स ड्राइव अ बाईसाइकिल, क्या लिया मैंने, मैडम ड्राइव्स अ बाईसाइकिल, मैडम क्या चला रही हैं भाई, बाईसाइकिल। तो ड्राइव तो हम कार को करते हैं, बाईसाइकिल को थोड़े ड्राइव करते हैं, तो इसका मतलब कि ये सेंटेंस तो ठीक है, ड्राइव का मतलब भी होता है, बट ये कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं है। ठीक, तो इस चीज़ का हमको ध्यान देना है। तो अगर मैं कहूँ तो ये जो सेंटेंस है आपका सिंटैक्टिकली तो सही है, मतलब सिंटेक्स के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब अपनी जगह है, तो सिंटेक्स के अकॉर्डिंग सही है, बट सिमेंटिक के अकॉर्डिंग क्या सही है, देखिए ड्राइव्स तो कॉन्टेक्स्ट में यूज ही नहीं हो रहा है, तो ये गलत है। तो ये जो सिंटेक्स और सिमेंटिक आप देख रहे हैं ना, ये आपको आगे भी काम आएगा, कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी। बहुत कन्फ्यूजन होती है कि आपको दोनों एस से है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस पर कन्फ्यूजन मत करिए। सिंटेक्स हमेशा रूल्स याद रखिए, जबकि सिमेंटिक्स हमेशा कॉन्टेक्स्ट याद रखिए। ठीक है। प्रेगमेटिक्स, प्रेगमेटिक्स प्रयोजनवाद, जैसे आपने पढ़ा होगा, प्रेगमेटिज्म पढ़ा होगा सबने फिलॉसफी में, तो प्रेगमेटिज्म जैसे प्रयोजनवादी है, तो प्रेगमेटिक्स उसी से बना हुआ है कि हाउ वी यूज लैंग्वेज, लैंग्वेज को हम किस प्रकार, किस भाषा, किस उस परिवेश में प्रयोग करें, कैसे प्रयोग करें, दैट इज योर प्रेगमेटिक्स। तो इतनी चीज़ें आपने लिखी, तो अब तक आपके 3 पन्ने तो भर गए होंगे कॉपी के। ठीक, अब इसके बाद एक्सपेक्ट में आपको कई जगह ग्रामर और वोकैब भी देखने को मिलता है। तो अब देखिए, ग्रामर क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स जो हम करते हैं वही तो ग्रामर है, जिसमें कि हर चीज़ पहले से जो है डिफिनेट रूल्स के अकॉर्डिंग चलती है, दैट इज़ योर ग्रामर। और वोकैबलरी भी आपने शॉर्ट में पढ़ी हुई है, सेट ऑफ लेक्सिकल आइटम्स, लेक्सिकॉन, जिसको हम वोकैबलरी का दूसरा नाम क्या है, लेक्सिकॉन, बताया हुआ है मैंने आपको कि इसको हम लेक्सिकॉन के नाम से भी जो है जानते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें मैंने इसके बारे में बताई हैं। वोकैब के टाइप्स भी आपको मैंने बताए हुए हैं कि भाई वोकैब्स के, वोकैबलरी जो है उसके 2 टाइप हैं आपके, कौन कौन से हैं, एक है आपकी एक्टिव वोकैबलरी और एक है पैसिव वोकैबलरी। शॉर्ट में इसको भी आपने पढ़ा, अगर आपको लगता है कि नहीं आपकी जो है आंसर छोटा है और आपके पास इनफ टाइम है, तो आप उसको भी और एलाबोरेट करके बता सकते हैं। ठीक, तो इतनी चीज़ें समझ में आई आपको, पहले इतना देख लीजिए, आपको इतनी सारी चारों के चारों ये आपका हो गया, इसके साथ ग्रामर और वोकैबलरी भी आपने लिख ली। अब इसके बाद आपकी ये जो रही है, क्या रही, मेन बॉडी। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया हमारा, हमारी मेन बॉडी हो गई। अब बात आती है कंक्लूजन की, और कंक्लूजन के साथ साथ ना अभी वो भी आपका बचा, जो मैंने आपको बताया था कि कुछ बुक में एक और एक्सपेक्ट्स जो है वो लोग देते हैं, तो वो जो एक्सपेक्ट है आपका, उसको आप अपने कंक्लूजन में इंक्लूड करेंगे। और देखिए लिखेंगे कैसे आप उसको, कंक्लूजन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आंसर में ऐसे राइट कर दें तो राइट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस चीज़ को मैं भी जो है यूज़ करती हूँ लास्ट में कंक्लूजन, ताकि कई बार होता है कि कंक्लूजन देखते हैं टीचर या एग्जामिनर, तो वो उस चीज़ को रीड आउट करते हैं कि आपने पूरे तरीके को समराइज करके बताया है और अपने भी कुछ इनपुट्स उसमें डाले हुए हैं, तो आप इसको राइट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हैं, बस मेन पार्ट लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, कंक्लूजन में देखिए आप ये भी लिख सकते हैं कि विद दिस एक्सपेक्ट, ठीक है, जो आपने चारों लिखे उन चारों का नाम आप लाइन से लिख दीजिए कि विद दिस एक्सपेक्ट फोनोलॉजी, सिमेंटिक्स और आपका जो सिंटेक्स है एंड और आपका जो भी है ग्रामर, वोकैब, pragmatics. We also use one another aspects that used in the English language. अब वो aspect क्या है, तो उसको आप एक चार्ट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक, आपने पढ़ा भी हुआ है उस एक्सपेक्ट को, जो कि पहले आपने शॉर्ट में भी पढ़ा है और लॉन्ग में भी। ठीक है, तो वो एक्सपेक्ट कौन सा है, तो पहला एक्सपेक्ट है आपका सिमेंटिक एक्सपेक्ट। सिमेंटिक एक्सपेक्ट है। नेक्स्ट है आपका फोनेटिक एक्सपेक्ट। फोनेटिक एक्सपेक्ट, इसके बाद है आपका ग्राफिक एक्सपेक्ट। फोनेटिक कम ग्राफिक इसके बाद लिखिए। फोनेटिक कम ग्राफिक एंड एट द लास्ट आपका ग्राफिक आएगा। ठीक है,
इसको भी मैंने कई बार जो है याद करवाया है लर्नर्स को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आता है। अब ये जो 4 है ना, जो आज तक मैंने आपको कहा है, कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब आप एग्जाम दे रहे हैं। क्या याद रखना है? सबसे पहले तो कोरिलेशन आपको करना है कि किसके बाद हमको कौन सा लिखना है, इस बात को याद रखें। दूसरी चीज़, पैराग्राफ में आंसर लिखने से थोड़ा अवॉइड करें, ठीक है। उसको पॉइंट्स में बनाए। पैराग्राफ अगर है भी तो उसको स्मॉल चंक्स में डिवाइड करें, मतलब छोटे छोटे पैराग्राफ में। ये नहीं कि 2-2 पेज का पैराग्राफ लिखा हुआ उसमें स्पेस ही नहीं दिया है। ये गलती बहुत सारे लर्नर्स करते हैं। एंड द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बिफोर गोइंग टू एग्ज़ाम, अपना टाइम मैनेजमेंट करिए। क्योंकि देखिए, कोई भी वीडियो चाहे कोई भी बना दे, ये पॉसिबल नहीं है कि वो सभी के रीच में हो, सभी के पहुंच में हो। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ऐसी चीज़ है कि मेरी राइटिंग की स्पीड कुछ और हो सकती है, आपकी कुछ और, तीसरे की कुछ और। तो सबकी अपनी अपनी टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हमें पेज को डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है बिफोर गोइंग इन द एग्जामिनेशन। कि भाई हम आधे घंटे में लॉन्ग लिख पा रहे हैं कि 25 मिनट में कि 35 मिनट में, उसके अकॉर्डिंग आपको 3, 3.5, 4 पेजेस के आंसर को लिखने हैं, ठीक। पैराग्राफ में अवॉइड करिए जितना हो सके। डायग्राम का प्रॉपर यूज़ करिए, नीट एंड क्लीन, दूर दूर लिखिए। पेन का जो है सही से यूज़ करिए। हेडिंग के लिए ब्लैक का यूज़ कर सकते हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स हैं उनको आप जो है अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा एग्जामिनेशन के टाइम पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में डिस्कस की जिसमें मैंने आपसे बताया भी है, तो उस वीडियो को भी देख लीजिए, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा एग्जाम से पहले। अब देखिए, पहला सिमेंटिक एक्सपेक्ट। सिमेंटिक एक्सपेक्ट जो है किससे रिलेटेड होता है? तो आपको बताया गया है कि आपके 4 बेसिक स्किल्स होते हैं। किसमें? लैंग्वेज में। कौन कौन से होते हैं? LSRW। पहला आपका होगा लिसनिंग। फोनेटिक, जो सिमेंटिक एक्सपेक्ट है, सुनने से संबंधित या अंडरस्टैंडिंग से संबंधित होता है। फोन का मतलब ही होता है आपका साउंड, ठीक है, साउंड या फिर स्पीकिंग, ठीक है, जो बोलने का काम है। फोनेटिक कम ग्राफिक, यहाँ पे साउंड भी है और लिखना भी है, तो ये क्या है? रीडिंग है। इसके साथ ही लास्ट ग्राफिक। ग्राफिक का मतलब होता है लिखावट, राइटिंग। तो ग्राफिक एक्सपेक्ट किससे संबंधित है? आपका राइटिंग से संबंधित है। ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे तो लाइन से भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद लास्ट में आप कंक्लूजन के तौर पे यही दे सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज की बढ़ती हुई जो डिमांड्स है, इसके एक्सपेक्ट्स ज़रूरी हैं हमें जानना, हमें पढ़ना, और किस तरीके से आज के ग्लोबलाइजेशन के दौर में इंग्लिश लैंग्वेज का बढ़ता हुआ जो प्रभाव हम देख रहे हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो हमारे स्कूल करिकुलम है इसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन किए जाएँ। अब वो मॉडिफिकेशन आप अपने तरफ से भी बता सकते हैं। जैसे हमें जो है मेथड ऑफ टीचिंग पे जोर देना चाहिए, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनके ही अवेलेबिलिटी में हम अच्छे टीचर्स को भी बना सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप दे करके अपने आंसर को एंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा के पूरा जो था, मैंने आपको एक आंसर राइटिंग का तरीका बताया कि किस तरीके से एग्जाम में आपको लॉन्ग आंसर राइटिंग करनी है। शॉर्ट आंसर मैंने ऑलरेडी जो है वीडियो में जितना भी पूछा हुआ है ना, वो सारा मैंने 4 पार्ट में कराया है। तो उसमें जिस तरीके से लिखा है आप एग्जाम में वैसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने उसमें सही सही लिखा हुआ है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो जाने से पहले थोड़ा समय है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। पहली बार अगर राजर्षि परिवार पे आए हैं तो विजिट कर रहे हैं तो लाइक भी कर दें और हमारे परिवार का हिस्सा बने। इसके साथ ही जो है अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए आप सभी लोग। आप सभी लोगों को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।